अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल आज खेला जाएगा। ये टेस्ट मैच जारी है और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग डिसीजन। वाई इट्स इंटरेस्टिंग आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले खेलते हुए अब तक इंग्लिश बैटर्स ने 248 रन बनाए हैं और पाकिस्तानी बॉलर्स ने उनके 9 बैटर्स को पवेलियन वापस भेज दिया। एक तरह से पाकिस्तान ने अब तक अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अब इस तारीखी मैदान पे तारीख को टटोलें तो आपको अंदाज़ा होगा कि एवरेज टोटल लॉर्ड्स के इस मैदान पे 308 रन है पहली इनिंग्स में, जबकि वो टीम जो कि दूसरी बारी में बैटिंग कर रही होती है पहली इनिंग्स में एवरेज टोटल 296 रन है। अलार्मिंग ये है कि लॉर्ड्स के इस ग्राउंड पे आखिरी इनिंग्स में एवरेज टोटल 159 रन है। विच इज़ वाई आई रेज द क्वेश्चन कि क्या पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, कीपिंग इन माइंड के अगर पहले बैटिंग कराई जाती है इंग्लैंड को तो पाकिस्तान चौथी इनिंग्स में बैटिंग कर रहा होगा। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को अपनी पहली इनिंग्स में जो भी टारगेट यहाँ पर इंग्लिश टीम प्लेस करती है उस टारगेट के ऊपर लीड चढ़ानी होगी और प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा इंग्लैंड पे, ताकि 160-70 से कम ही टोटल पाकिस्तान को चौथी इनिंग्स में चेज डाउन करना हो। लेट्स नॉट फॉरगेट पाकिस्तान को एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग डिफीट का सामना करना पड़ा था इंग्लैंड के ख़िलाफ़। पहले टेस्ट मैच में इनिंग से पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी और काफ़ी सवालात उठाए गए थे। इंग्लिश मीडिया और ऑस्ट्रेलियन मीडिया हमेशा से जब पाकिस्तान टीम टूर करती है तो काफ़ी हार्श क्रिटिसिज्म करती है। एट द सेम टाइम अच्छी क्रिकेट खेली जाए तो उसकी तारीफ भी होती है। राइट देन, कल जो खेल हुआ उस के हवाले से आज हम अपने एक्सपर्ट से डिस्कशन करेंगे। एक्सपर्ट पिन के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनका तारुफ बाद में कराते हैं। फ़िलहाल आपके सामने स्कोरबोर्ड मौजूद है। जेमी स्मिथ ने 61 रन बनाए, जॉर्डन कॉक्स ने 55 रन की इनिंग्स खेली, जबकि गस एटकिंसन 34 रन पर नॉट आउट रहे पाकिस्तान के लिए। एक बार फिर मोहम्मद अब्बास वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, 56 रन के एवज उन्होंने 4 विकेट्स हासिल की। मोहम्मद अली बोल्ड रियली वेल एज वेल, 67 रन के एवज उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। खुरम शहजाद वाज अ टच एक्सपेंसिव, वाहिद बॉलर थे जिनको ज़्यादा रन्स पड़े और वो भी 1 विकेट लेने में कामयाबी। अली उस्मान का रोल हमें पहली इनिंग्स में कुछ खास नज़र आया नहीं। होपफुली एज दिस टेस्ट मैच मूव्स ऑन अली उस्मान का भी रोल हमें इस टेस्ट मैच में नज़र आएगा। लेट्स नॉट फॉरगेट पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 थी उसमें एक तब्दीली की गई। सलमान अली आगा को ड्रॉप किया गया, हम ये नहीं कहेंगे रेस्ट दिया गया, ड्रॉप किया गया और उनकी जगह बाबर आजम टीम में वापस आए। कल बाबर आजम ने बेहतर कप्तानी की और उनकी कप्तानी की तारीफ भी हुई। जिस तरह मोहम्मद अब्बास जब बॉलिंग कर रहे थे तो कीपर को आगे बुलाया गया, फील्ड प्लेसमेंट जिस तरह थी ऐसा लग रहा था कि प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश की जा रही है। राइट देन, अब एक्सपर्ट्स का तारुफ भी करा लेते हैं। एक्सपर्ट पिन के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भी अभी ज्वाइन किया हुआ है। राशिद भाई, ये जो एवरेज टोटल्स मैंने बताए ना ये बहुत ज़रूरी हैं और आपको लगता है कि जब आप टॉस जीतते हैं तो आपको इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर आप पहले बैटिंग करा रहे हैं सामने वाली टीम को तो क्या आपके दिमाग में ये है कि चौथी इनिंग्स में आपको बैटिंग करनी होगी? पूरी प्लानिंग क्या टेस्ट मैच की होती है जब आप टॉस करने जा रहे होते हैं, या फिर आप सेशन बाय सेशन चलते हैं और आप ये देखते हैं कि यार सिचुएशन देखेंगे फिर सोचेंगे क्या करना है? हमारी टीम की कोशिश यही होती है कि वो बॉलिंग पहले करें, जैसे भी पिच हो बॉलिंग हम पहले करते हैं पाकिस्तान के अलावा। और लॉर्ड्स 2016 जहाँ मिसबा कप्तान थे वहां पे अच्छा डिसीजन किया था कि टॉस जीत के बैटिंग करने का, वो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत गया था। ये पिच थोड़ी सी ऐसी थी कि नहीं पता चलता कि इस पिच पे कितना बाउंस है, कितनी सीम है, वेदर कैसा है। तो मेरे ख्याल से इस दफा पाकिस्तान ने सही फैसला किया क्योंकि आउट किया ना, 5 आउट कर दिया आपने 120 पे, 340 पे आउट हो गए थे, 477 पे आउट हो गए। इसका मतलब डिसीजन तो ठीक हो गया। अब 248 तो आपने करवा दिया ना, एक बॉलर शॉट से, एक पेसर कम है आपका। यहाँ पे रन बने अगर हम देखते हैं, स्मिथ आया उसने 21-22 रन तो खुरम शहजाद को किए, इतने ही रन उसने मोहम्मद अली को किए जी। तो बाउंड्री ज्यादा मारी है उन्होंने, बाउंड्री खेली है। वो 67 की पार्टनरशिप जो हुई है, 50 की जो पार्टनरशिप हो गई कॉक्स के साथ, वो 67 बॉल पे हुई है। वो टाइम था कि आपके पास फ्रेश एक बॉलर होना चाहिए था, जो निकल गया टाइम। 120 पे 5 और उसके बाद 248 यानी कि 128 रन और बन गए, जिसमें बैट्समैन एक आधी था इसमें। यहाँ पे हमने तरह जो आपने शुरू में एंट्रो में बात की है कि जो यहाँ का पार स्कोर है, यहाँ की जो हिस्ट्री है, वो लग ऐसे ही रहा है कि पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने अपना तसल्ली बख्श स्कोर कर लिया है और डिपेंड करते हैं कि वो बॉलिंग अच्छी करते हैं, क्योंकि पहले दिन बॉल थोड़ी सॉफ्ट थी
वो पिच तो वैसे ही निकलते नहीं है, हमने थोड़ा जूस निकाला उनका। लेकिन आज थोड़ी सी वेदर अगर परमिट करता, थोड़ी धूप लगेगी, बॉल निकलेगी, तेज निकल सकती है, जिसमें बैटिंग में मुश्किलात हो सकती हैं। उनके बॉलर अच्छे हैं, लेकिन शॉट यही करता हूँ कि मेरे ख्याल से इंग्लैंड ने एक अच्छा टोटल अपने लिहाज से बना लिया है। अब टेस्ट अब हमारी पाकिस्तानी बॉलिंग का है, वो बैटिंग का है। कंडीशंस का जायज़ा लेकर फैसला करना सिकू भाई एक अलग बात होती है, लेकिन जैसे राशिद भाई कह रहे हैं प्रीडोमिनेंटली हम प्रेफर करते हैं इंग्लिश कंडीशंस में कि पहले बॉलिंग ही करें, और ये शायद इस वजह से होता है क्योंकि अर्ली ऑन नई पिच होती है, पहला दिन होता है, बॉल मूव कर रहा होता है, तो अगर आप करेजियस डिसीजन लें तो शायद आप पहले बैटिंग कर सकते हैं। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ सिकू भाई क्योंकि लास्ट इनिंग्स का जो एवरेज टोटल मैंने आपको बताया ना 159 रन, वो कहीं ना कहीं फियर क्रिएट कर रहा है फैंस के दिमाग में कि या पाकिस्तान पर प्रेशर होगा पहली इनिंग्स में अच्छा टोटल लगाने का, क्योंकि चौथी इनिंग्स में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। देखिए हम लोग जो शायद इसी प्लेटफॉर्म पे बैठे पिछले 6-8 महीने से यही कह रहे हैं कि बैटिंग के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। एब्सोल्युटली। फिर वहीं खेल आ गया है। बॉलर्स को हम जितना भी हम कोई क्रेडिट नहीं दे रहे, हम सब कह रहे हैं कि जी फजूल बॉलर हैं, स्पीड नहीं है, इनमें तेज़ी नहीं है, एग्रेशन नहीं है, फला नहीं है, ढमकाना नहीं है, मगर गिरते पड़ते वो कुछ ना कुछ करके एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मगर अब फिर वही बात है, कल हमने जिक्र किया था पाकिस्तान के, वहाँ पर मोहसिन खान ने 200 किए हुए हैं, यूसुफ ने 200 किए हुए हैं, 187 और 76 जो है इंजमाम ने किए हुए हैं, हनीफ भाई ने वहाँ 187, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने स्कोर किया हुआ है, बड़े रन किए। हाँ, कल भी आज का दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर हमने कल ऑल आउट हो जाते हैं, 50-60 ओवर हुए, अगर हो सकता है कि 5-10 रन में अभी भी वो ऑल आउट हो जाएं, आखिरी विकेट रह गई है, मगर ये कि आज की जो बैटिंग होगी ना पाकिस्तान की, वो डिसाइड कर देगी। कोई एक लड़का बड़ा खड़े होकर एक अच्छा टोटल लगा दे तो, मगर अब जो बात उसने की है राशिद ने कि जी पिच ड्राई होने के बाद थोड़ी सी ट्रिकी और हो जाएगी, और देखें हिल तो रहा है गेंद, हमारे बॉलर्स बीच में करा रहे हैं, हल्का हल्का हिल रहा है, मगर अगर तेजी के साथ हिलना शुरू हुआ, जिस तरह के वो पिच ड्राई होने के बाद स्लाइट मूवमेंट भी दर्द सर बन जाएगी, दर्द बन जाती है ना। हम लोग के थोड़ा सा फुटवर्क में जब प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर हम फंस जाते हैं। तो देखना ये कि आज के दिन हमारे बैट्समैनों के फिर बेचारों के ऊपर, मैं बेचारा ही कहूँगा, उन सब बेचारों के ऊपर आज फिर प्रेशर आ गया है। आई होप एंड विश, कल भी मैंने उनको विश किया था, आज फिर कर रहा हूँ कि गुड लक टू देम, कि कोई 1-2 लड़के 2-3 अच्छी पार्टनरशिप्स लगा दें, कम से कम हम थोड़ी सी भी इनसे लीड लेंगे ना, हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अहमद, बज़ाहिर तो 248 रन ज़्यादा नहीं होते और देखा जाए तो तारीफ बनती है पाकिस्तानी बॉलर्स की, बट जैसे राशिद भाई कह रहे हैं कि इवन तो ये सब पार टोटल है बट इट्स ऑलमोस्ट देयर, 50-55 रन का फ़र्क है। कीपिंग इन माइंड कि जिस प्रेशर में पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप है, जो हुआ पहले टेस्ट मैच में, आपको लगता है कि ये 250 रन जहाँ तक पहुँच सकती है इंग्लिश टीम भी काफ़ी प्रेशर एक्सर्ट करेगी पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप पे? अच्छा, पहले तो ये दानिश भाई अच्छी बॉलिंग की है बॉलर्स ने। दूसरा ये है कि इससे बेहतर क्या हो सकता था? जी बिल्कुल हो सकता था। कई एजेस लगे हैं जो चौथी स्लिप में गए हैं, और चौथी स्लिप जो थी हटाई गई उनसे पहले ही, और वहां पे बॉल गए। फिर आप ये देखें कि रिजवान इतने सीजन कैंपेनर है, स्मिथ का भी उससे पहले भी बॉल उनके आगे ड्रॉप करते गए और वो आगे नहीं आए ज्यादा, और वो जो है स्मिथ का भी एज लगा, वो उनके आगे गिर गया। ठीक है, या तो वो बिल्कुल ही स्टंप के ऊपर आ जाते हैं, या तो वो बिल्कुल ही पीछे चले जाते हैं। उन्होंने एडजस्ट नहीं किया, जिसका कमेंटेटर्स ने भी जिक्र किया, दिनेश कार्तिक ने स्पेशली जिक्र किया, जिसका बड़ा नुकसान। फिर पाकिस्तान ने अच्छी चीज ये की कि विकेट टेकिंग बॉल तो किए, लेकिन उसके साथ साथ बाउंड्री बॉल्स भी बहुत की। परसेंटेज ऑफ बाउंड्रीज राशिद भाई ने मेंशन किया है, बहुत हाई थी। इन बिटवीन बॉलिंग जिसे कहते हैं सफोकेशन, वो नहीं किया, जिसकी वजह से एटकिंसन भी आके नीचे से जो है बड़े वैल्यूएबल रन्स उनके लिए करके गया, और ये जो है रन्स जो है हॉन्ट कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। अब देखने वाली बात तो ये है ना दानिश भाई के अब पाकिस्तान की बैटिंग आ रही है, सलमान अली आग को ड्रॉप किया गया है, मिडिल ऑर्डर कौन खेलेगा? कहा जा रहा है कि बाबर आजम जो है ना वो 5वें नंबर पे आएंगे। अगर ऐसा होता है तो मुझे क्या ये बता दें कि हम तो यहाँ पे उम्मीदें ये लगाए हुए हैं बाबर आजम से कि बाबर आजम जिस तरह मोहम्मद यूसुफ ने 200 किया, मोहसिन खान ने 200 किया, बाबर आजम इस जनरेशन के कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, वो भी 200 करेंगे। तो क्या 5वें नंबर पे आके वो 200 कर सकते हैं, जिसकी टेल हो गई आगे इतनी फ्रेजाइल है कि हमारे बॉलर्स तो हार्डली 30-35 स्कोर 25 स्कोर भी नहीं कर पाते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि बाबर आजम खुद जब कप्तान
बने हैं, तो वो अपने आप को आसानी होती है ना, नीचे जितना इंसान टेस्ट में आता रहे वो आसानी हो जाती है। तो क्या बाबर आजम अपने आप को आसानी करेंगे और 30, 35, 50 पे खुश होंगे, या नंबर 3 पे आके वो 200 करने जाएंगे, ये देखने वाली बात। इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अहमद कह रहे हैं कि क्या बाबर आजम बतौर कप्तान यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और फेस करेंगे, चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, एंड देन ही वुड प्ले बिगिनिंग्स फॉर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैच सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स के तारीख़ी मैदान में जारी है। और सैयद याहिया हुसैनी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम्स को एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर रहे हैं लॉर्ड्स के इस तारीख़ी मैदान से। या आई एम श्योर यू हैविंग अ बॉल ऑफ अ टाइम। यहाँ पर जो माहौल है ना, जो फील है वो अलग ही है, और इस ग्राउंड में रहते हुए आपका स्टाइल और आपके तेवर भी बदल जाते हैं और ज़्यादा इंजॉय करके आप काम कर रहे होते हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्लेयर्स जब इन ग्राउंड्स पे खेल रहे हों तो वो भी इन्हीं जज्बात को फील कर रहे हों और इसी तरह अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें, इफ़ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट ब्रेक पे जाने से पहले या अहमद से हम बात कर रहे थे और अहमद कह रहे थे कि जो लाइनअप में बाबर आजम का बैटिंग ऑर्डर नज़र आ रहा है वो नंबर 5 ही है। क्या इस बारे में कुछ पता चल पाया है कि बाबर आजम कहाँ बैटिंग कर रहे होंगे, या नंबर 5 पे बैटिंग कर रहे होंगे, और डग आउट से क्या खबरें आ रही हैं? नहीं, बाबर आजम तो नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे, नंबर 5 पर क्यों बैटिंग करेंगे? नंबर 5 पर शान मसूद बैटिंग करने के लिए आएंगे, नंबर 3 पर अब्दुल्ला शफीक बैटिंग करने के लिए आएंगे। और एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है कि अगर आप ओपनिंग के लिए अब्दुल्ला शफीक को प्रमोट करते तो फिर इमामुल हक का जो मुस्तकबिल था वो एक बार फिर इफ एंड बट का शिकार हो जाता। तो एक चीज बहुत वाज़ेह है, राशिद लतीफ साहब बार बार ये बात करते रहे कि आपने टू मच जो है वो अपनी टीम में ओपनर शामिल कर रखे हैं। तो अब शान मसूद नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए आएंगे, और सबसे हैरानकुन बात यह है कि नंबर 7 पर बैटिंग करने के लिए आएंगे सऊद शकील। तो उसके बाद अब कहने के लिए और सुनने के लिए कुछ बचता नहीं है। और मुझे कहीं ऐसा लगता है कि आपने एक बार फिर गलत टीम मुंतखब की है, क्योंकि आमिर जमाल को मैंने मैच से एक दिन पहले भी बॉल करते हुए नेट पर देखा। जब बारिश हो रही थी, पिच पर कवर मौजूद थे, तब भी आमिर जमाल आए थे। तो मेरा ख्याल है कि वो तय नहीं कर पाए कि आमिर जमाल को प्लेइंग 11 में रखना है या नहीं रखना। अगर आमिर जमाल यहाँ पर होते तो एक अच्छा फैसला होता। लेकिन उसके साथ साथ जो मेरे पास इत्तलात हैं कि टाई थी, इसमें कोई शक नहीं है सलमान अली आगा और सऊद शकील के दरमियान, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन और बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया कि यार सऊद शकील को खिला दें। लेकिन सऊद शकील को आप खिलाकर क्या हासिल कर रहे हैं? 7वें नंबर पर वो बैटिंग करेंगे, या तो मोहम्मद रिजवान 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने बाबर आजम की बात की, बाबर आजम क्या इमरान खान, वसीम अकरम, मिसबाहुल हक, सरफराज और जावेद मियांदाद की तरह छठे कामयाब कप्तान बनेंगे? कभी कुछ चीजें जो होती हैं वो किस्मत की लकीरों में आपने खुद लिखनी होती हैं। तो ये बाबर आजम के पास बेहतरीन मौका है, दूसरी बार खेल। यहाँ पर उन्होंने 60 रन नॉट आउट की इनिंग खेल रखी है 2018 में। लेकिन इस टेस्ट मैच में अब जब मैच स्टार्ट होगा, कल जिमी स्मिथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, अब्बास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, दोनों यही बात कर रहे थे कि लेट ऑर्डर ने जो है वो संभाल लिया है मामला को। अगर इंग्लैंड की टीम यहाँ से कुछ 25-30 रन ऐड करती है तो ठीक है, आसमान पर दूर दूर तक गहरे स्या बादलों का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। आज मैच वक्त पर शुरू होगा, लेकिन पहला 2 घंटा जो है लंच से पहले वो मैच को बहुत हद तक जो है वो तय कर देगा। राइट या हम आपसे आगे चल के सऊद शकील के बारे में बात करेंगे। फिलहाल जो आपने हमें अपडेट्स दिए उनसे मुतालिक राशिद भाई आपसे भी बात कर लेते हैं। राशिद भाई, जो लाइनअप नजर आ रही है उसमें तो 5वें नंबर पर नजर आते हैं, बट या कंफर्म कर रहे हैं कि वो 4थे नंबर पर ही बैट करेंगे। आपको लगता है ये 4था नंबर ठीक है बाबर आजम के लिए, या फिर बाबर आजम को नंबर 3 पे आना चाहिए? और फिर ये जो बैटिंग ऑर्डर चल रहा है, क्या सऊद शकील के लिए बैटिंग ऑर्डर मुनासिब है? बिकॉज लेट्स फेस इट, फिर 2025 से लेके अब तक जो परफॉर्मेंस रही है सऊद शकील की वो इंतहाई डिसअपॉइंटिंग रही है, बहुत ज़्यादा। उससे पहले ही वाज एक्सेप्शनल, बट अब उनको अपने आप को साबित करना है। क्या नंबर 7 पे वो अपने आप को साबित कर पाएंगे? देखिए, डिपेंड करता है कौन किस नंबर पे आ रहा है, क्योंकि कल जब आप फील्डिंग देख रहे थे तो इमाम फिट नहीं लग रहे थे। भागते हुए जो कैच छोड़ के भागना भी होता था ना, उसमें भी काफ मसल उनका लग रहा था कि वो ठीक नहीं है। आज उनका ट्रीटमेंट हुआ होगा, लाजमी हुआ होगा। डिपेंड करता है कि वो ट्रीटमेंट कैसा है। अगर तो वो ज्यादा एग्रीवेट कर गया तो शायद वो अभी ऊपर तो बैटिंग में ना करे। मे भी अगर वो नहीं करते तो पाकिस्तान के पास दर्जन ओपनर हैं, कोई भी ऊपर चला जाएगा, शान मसूद चला जाएगा या अब्दुल्ला शफीक चला जाएगा। तो ये है। बाकी अफसोस क्या कहना है, सऊद शकील की बात हो रही है, बहुत अच्छा परफॉर्मर था वो। जब भी PSL का जो एक कुमार प्लेयर के अंदर आया हुआ है कि वो T20 का प्लेयर बने, और
T20 में वनडे और फिर ओपनर, फिर पावर हिटिंग, तो उसके बाद गेम चेंज ही हो गया उसका। जब मारना शुरू किया उन्होंने, पावर हिटिंग शुरू की है। अब टेस्ट मैच में हर बॉल वो बाहर की भी मारते हैं, अंदर की भी मारते हैं, विकेटों का नहीं पता। स्टंप देखिए, कोई भी अहमद यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैट्समैन को जब तक अपनी टेस्ट क्रिकेट में ऑफ स्टंप का नहीं पता, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अब ये बीच में ही खड़े हो रहे हैं, बीच में खड़े होकर आपका सर तो आपका वैसे ही आउट हो जाता है ना, तो आपको ऑफ स्टंप का नहीं पता, सीधी पैड्स पे खा रहे हैं आप, या बाहर की बाहर को स्लिप मार रहे हैं। ये बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, ये इतना मुश्किल नहीं है। कोई इनको T20 के दिमाग से निकालते, थोड़ा सा शाबाशी दे, टीम में ले लेना काफी नहीं होता। कि कॉन्फिडेंस से टीम में लिया है वो देखना काफी होता है कि क्या आप इनको ठीक करना चाहते हैं। आपको कोचिंग स्टाफ बनाता है फिर उनको कि ये गलतियां हैं आपकी, आप फिर बीच में आके पैक्स को खा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको ऑफ स्टंप का नहीं पता चल रहा। और इंग्लैंड में अगर ऑफ स्टंप का नहीं पता तो फिर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। एब्सोल्युटली, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है आपकी अगर आपको अपनी ऑफ स्टंप का नहीं पता, खासतौर पे इंग्लिश कंडीशंस में। या सॉरी सिकू भाई और अहमद, मैं आप दोनों की तरफ आता हूँ। ज़रा इमाम की अपडेट ले लेते हैं फिटनेस से मुतालिक। पिंडली की तकलीफ का शिकार हैं इमाम। या क्या ये कल ही हुई है इंजरी, या आपको कोई नॉलेज है कि इससे पहले भी वो मुकम्मल फिट नहीं थे? कोई है अपडेट हमारे पास इससे रिलेटेड? देखिए दानिश, एक बात बड़े वसूख से आपके साथ मैं शेयर करूं, और वो ये कि हमारी टीम के जो फिटनेस मसाइल हैं वो आपके सामने हैं सर। हमारी टीम के बारे में अब क्रिकेट बोर्ड भी इस बात पर जो है वो मुत्तफिक है कि हमारे जो प्लेयर हैं वो फिट टू प्ले है, फिट टू परफॉर्म नहीं है। जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो वो जनाब को छोड़कर चले जाते हैं। आप जहां तक बात कर रहे हैं इमामुल हक की, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि इमामुल हक जो है वो इंग्लैंड में खेलेंगे भी, लेकिन जो उन्होंने बारबाडोस में बैटिंग कर दी, उसके बाद पहले टेस्ट मैच में उन्होंने बैटिंग कर दी, तो एक बार फिर आपको वो खेलते हुए दिखाई दे रहा है। उनका करियर ऐसी ही है। आप लोग जो बात कर रहे हैं कि पिंडली की तकलीफ का शिकार है, वो बॉल पर ऐसे ही भागते हैं, अच्छे फील्डर हैं, बट मसाइल हैं। क्योंकि कल जब मोहम्मद अब्बास भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे, उनसे पूछा गया था, 14 ओवर उन्होंने डाले हुए हैं, तो लथार्जिक हो रहे थे थोड़े से, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया है। तो अगर आप 14 ओवर करने के बाद, अगर आप एक सेशन फील्डिंग करने के बाद लिंपिंग करते हुए दिखाई देंगे, तो फिर तो मैं क्या करूं इस टीम की फील्डिंग का और इस टीम के फिटनेस का। ये इश्यूज सिकू भाई अगर मॉनिटर नहीं किए जाएंगे, और फिर फिटनेस का ऐसा मसला है सिकू भाई कि आप इन सीरीज से पहले नहीं सोच सकते कि हम फिटनेस टेस्ट ले लेते हैं, वो आपको कंटिन्यू करनी पड़ती है। बैटिंग ऑर्डर से मुतालिक सिकू भाई आपका क्या ओपिनियन है? बिकॉज इश्यूज तो नजर आ रहे हैं, कंफ्यूजन है बेसिकली, जो कि नहीं होनी चाहिए टेस्ट मैच के दौरान। फिटनेस की एक चीज़ मैं जरूर, कल मैंने रेडियो पे सुन रहा था, जब मैं यहाँ से स्टूडियो से निकला घर पहुँच रहा था, बीच के अंदर 3 कैच, वो कह रहे थे रेडियो पे जो कमेंट्री कर रहा था बंदा, कि 3 कैच उसने छोड़े इमाम ने। तो खैर मैं घर जाके ऑब्वियसली टीवी लगाया, देख रहा, सलमान ने अच्छा कैच लिया था। हाँ, वो तो ड्रॉप होते ही वो चीता बन गए। मतलब लोगों को ड्रॉप कर दें तो वो चीते हो जाएंगे, ये याद रखे पीसीबी। अच्छा, मैंने जब जाके देखा इमाम के 4 या 5 उंगलियों पे तो टेपें लगी हुई हैं। मैं हैरान हूँ कि आजकल के बच्चे, ये यंगस्टर ही है ना, बच्चे ही कहूँगा इनको, क्या इनके हाथों में क्या है? नाजुक हैं इतने हाथ, एक इधर पट्टी, 2 पट्टियाँ इधर, 3 पट्टियाँ इधर। आप आज देख लीजिएगा जब फील्ड में आएंगे, अभी कल तो मैंने देखी कि हाथ में 4 से 5 पट्टियाँ लगी हुई हैं। तो ये मुझे समझ से बाहर है कि हमारे बच्चे इतने नाजुक हो गए। अब जो बैटिंग ऑर्डर की तो आप बात कर रहे हो, उसके अंदर वो जो उसका जो पॉइंट है ना कि साउथ शकील एज अ बैट्समैन, प्योर बैट्समैन खेल रहा है। एब्सोल्युटली। और ही इज बैटिंग एट नंबर 7। नीचे तो कोई है ही नहीं ना उनको सपोर्ट देने के लिए। मेरे हिसाब से या तो उसको कहीं 5वें नंबर पे या 6ठे नंबर पे रिजवान को नीचे आना चाहिए। मैंने सारी दुनिया के विकेट कीपर्स को देखा है कि वो बैटिंग के अंदर नीचे होते हैं और वो आके फिर खेलते हैं अपने हिसाब से। बैट्समैन अगर है, प्योर बैट्समैन है, तो वो 7वें नंबर पे और नीचे फिर टेल शुरू हो जाती है, तो इट्स अ वेस्ट। तो मुझे तो ये इस बात पे है कि ये चीज़ गलत है, इसको इस तरह नहीं होना चाहिए। अहमद, ऑल्दो हम काफ़ी टाइम से ये बातें कर रहे हैं दैट इट्स डिसीजन टाइम फॉर अ हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स। कुछ प्लेयर्स के लिए अब वक्त आ गया है कि फ़ैसला कर लिया जाए। इनमें सऊद शकील भी शामिल हैं, मोहम्मद रिजवान भी शामिल हैं, फिर इमामुल हक भी शामिल हैं, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लुक एट थिंग्स। आपको लगता है कि इस सीरीज़ में अब फैसला हो जाना चाहिए इनके फ्यूचर का? बिकॉज कब तक आप पेशेंस का मुजाहरा कर सकते हैं परफॉर्मेंसेस को लेकर स्पेशली? अहमद जी बिल्कुल, पाकिस्तान की फिटनेस के मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं जब ओवरसीज का टूर आता है, और इस बात का इल्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी तमाम लोगों को है। पास्ट के अंदर इन चीज़ों को इग्नोर किया गया कप्तान की तरफ से, कोचिंग स्टाफ की तरफ से,
लेकिन रीसेंट पास के अंदर लोगों को बैन भी लगा है एक फॉर्मेट से कि दे वर फेकिंग देयर इंजरी। सो होपफुली पाकिस्तान में ये रिवायत को खत्म किया जाए और ये छुप के भाग जाने वाली चीज को खत्म किया जाए, क्योंकि प्राइड और पैशन से खेलना चाहिए। और दूसरा, आप लोग बात कर रहे हैं 7वें नंबर पे सऊद शकील की, ठीक बात की है याया भाई ने कि अगर आप एक ऑलराउंडर लेके गए हैं तो यार आपने अगर इंग्लैंड के अंदर इन कंडीशन के अंदर आमिर जमाल को नहीं खिलाना ना, तो आप मिडिल ऑर्डर ले जाएं। फिर जो प्रॉपर मिडिल, इतने ओपनर्स आपने भरे हुए हैं और आप जो है आमिर जमाल को लेके जा रहे हैं, तो फिर अगर वो यहाँ नहीं खेले तो उनको आप कहीं भी खिलाएंगे तो इज अ वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे उनका सबसे ज्यादा चांस बन सकता था, इफेक्टिव हो सकते थे। Absolutely. और वहां पे आप 7वें नंबर पे सऊद को खिला रहे हैं एंड ऑब्वियसली इट्स अ मेक और ब्रेक सीरीज फॉर एवरीबॉडी। मैंने चंद नाम लिए थे इस सीरीज शुरू होने से पहले भी, मैंने बोला था कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाबर आजम की कप्तानी से। उनको इन्हीं 2 सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया है और उसके बाद इनका फैसला होगा। उसके बाद आप इमामुल हक की बात करते हैं। इमामुल हक की पिंडी के अंदर 92 की एवरेज है टेस्ट में, और जैसे ही वो पिंडी से बाहर निकलते हैं उनकी एवरेज 27-28 की हो जाती है। तो वो उनका करियर भी ऑन एंड ऑफ है, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। फिर उसके बाद सऊद शकील की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बिकॉज कोई रन्स नहीं है और बहुत लंबे चांसेस मिले हैं। इसी तरह सलमान अली आगा तो ऑलरेडी ड्रॉप हो गए, और एक रिजवान के लिए ये 2 इनिंगें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान को रिजवान मैच जितवाने में कामयाब होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर तीसरे टेस्ट के अंदर आपके पास दूसरा कीपर जो मौजूद है, होपफुली वो भी खेलने के लिए गए हुए हैं, तो उनको डाला जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। यंग लॉट को बनाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, चांसेस देने पड़ेंगे, और खुदारा जिस तरह राशिद भाई ने भी जिक्र किया है कि अपनी टीम के अंदर 5-5 ओपनर्स न लेके जाए प्लीज। जो जहां का बल्लेबाज है वो वहां खेले। क्या पूरी डोमेस्टिक के अंदर मिडिल ऑर्डर खत्म हो गए? कोई यंगस्टर ही डाल लें 2 एटलीस्ट, उनको पता तो होगा कि मिडिल ऑर्डर के अंदर अपनी इनिंग को बिल्ड कैसे करते हैं। सो ये चीजें हैं, विश देम ऑल द बेस्ट। अभी तक तो ठीक है, हाथ में है चीजें। पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट होगी तो तमाम चीजों का आइडिया हो जाएगा कि ये ऊंट किस तरफ को बैठ रहा है। राइट या आपने लॉर्ड्स के मौसम के बारे में तो बताया कि मौसम अच्छा है, बादल ज़्यादा नहीं है, धूप निकली हुई है। डगआउट का मौसम कैसा है? क्योंकि कुछ खबरें बाहर आ जाती हैं, कुछ खबरें बाहर नहीं आती हैं। हाउ आर द स्पिरिट्स? आपकी बातें होती रहती हैं प्लेयर्स से, मैनेजमेंट से भी आप डिस्कशन में रहते हैं, एटलीस्ट खबरें आप तक और माहौल से मुताल्लिक़ खबरें आप तक पहुँचती रहती हैं। हाउ आर द स्पिरिट्स? परेशान हैं, प्रेशर में हैं, या फिर रिलैक्स्ड हैं और उनको मसला नहीं है अगर टेस्ट सीरीज़ यहीं पर हार जाते हैं पाकिस्तान प्लेयर्स? तो देखिए दानिश, जो पाकिस्तान टेस्ट टीम की गाड़ी है ना, उसमें जो गियर है उस पर सरफराज ने भी हाथ रखा हुआ है, उस पर बाबर जो है उन्होंने भी हाथ रखा हुआ है। ठीक है। और कहीं बाबर जो है वो अपने आप को कप्तान से बढ़कर कोच भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैंने प्रैक्टिस सेशन में देखा है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर जो है वो दूसरे गियर में गाड़ी चलाते हैं, तीसरे और चौथे गियर में डालने से डर रहे होते हैं। यहाँ ये फैसला हुआ था कि उबैद शाह को जो है वो खुर्रम शहजाद की जगह डाला जाएगा, लेकिन जब ओवरकास्ट कंडीशन देखी और फिर सोचा कि नहीं यार, कल आपको एक थोड़ा सा ब्रेव डिसीजन लेना चाहिए था। कल आपको उस्मान को ड्रॉप करके या तो आमिर जमाल को आप टीम में डालते या उबैद शाह को आप टीम में लेकर आते। जो कंडीशन है वो इस बात का तकाजा कर रही है। और कल भी आप देखें 77 पर 4 थे इंग्लैंड के, और वहां से उन्होंने जो है वो एक बार फिर अपने आप को उठाया। यही फर्क है पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम में, हमारे आखिरी वाले जो है वो उठा नहीं पा रहे हैं। और शायद सऊद शकील को नंबर 7 पर खिलाने की एक सोच ये भी है कि वो टेल के साथ बैटिंग करेंगे। तो भाई अगर सऊद शकील के लिए आपने इतने पैमाने रखे हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। और जहां तक आप टीम के ड्रेसिंग रूम की बात कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में एक खिंचाव है, ड्रेसिंग रूम के अंदर एक डर है, ड्रेसिंग रूम के अंदर एक खौफ है कि यार अगर मेरे से इस मैच में नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, क्योंकि अजान अवैस के ऊपर भी तलवार लटक रही है। उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, और ये मैच पाकिस्तान टीम के लिए किसी शक व शुबे के बगैर मेक और ब्रेक मैच है। सलमान अली आगा रात तक टीम में थे, सुबह ये डिसाइड हुआ ग्राउंड आकर के इनको बाहर बैठा देते हैं। उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच लिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप इस बात को देखें कि शान मसूद अगर आपकी टीम में है, अब्दुल्ला शफीक अगर आपकी टीम में है, तो फिर आपको इमामुल हक और अजान अवैस में से किसी एक को बाहर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उनको बाहर नहीं कर रहे तो वाज़े तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि आप आगे की तरफ सोच रहे हैं किसको रखना है किसको नहीं रखना, ये आप अभी से तय कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों की बारियां लगा रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को कुएं में धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप इतने सारे ओपनर खिला रहे हैं। शान मसूद नंबर 5 पर बैटिंग करेंगे, सऊद शकील नंबर 7 पर बैटिंग करेंगे। जिस तरह अहमद ने भी कहा कि अगर आप ऑलराउंडर को इंग्लैंड में नहीं खिला सकते, 2018 में मैं यहाँ पर मौजूद था जब सरफराज की क़यादत में 10 विकेटों से पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी। वहां पर आपकी टीम में 2 ऑलराउंडर खेल रहे थे, एक शादाब खान थे और एक फहीम अशरफ थे, और दोनों ने लेट ऑर्डर में आकर पाकिस्तान
टीम को उठाया था। कल आप देखिए कि पाकिस्तान ने 60 ओवर भी नहीं किए, लेकिन 60 ओवर नहीं किए, आपके बॉलर जो है कल ही थकान का शिकार दिखाई दिए। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपने एक बार फिर गलत टीम मुंतखब की है। शायद इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि सिर्फ 4 बॉलर्स पाकिस्तान के लिए ऑपरेट कर रहे थे और जितने भी ओवर्स थे वो उन्हीं के बीच में डिवाइड हो रहे थे। अच्छा जी, प्रोग्राम में बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया है और हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि हम पॉलिटिक्स और खेल को अलग अलग रखें। हम कोशिश करते हैं, हर हद्दुल इम्कान तक कोशिश करते हैं कि हम दोनों को मर्ज ना करें। कल बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए जब लंच ब्रेक में काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक इंटरव्यू हुआ। जितनी भी डिटेल्स हैं या उसको साइड पे रख के मैं सिर्फ पीसीबी का मौक़िफ़ इस बारे में जानना चाह रहा हूँ। पीसीबी का मौक़िफ़ क्या आया है इस बात को लेकर, ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर, बिकॉज आई एम श्योर पीसीबी विल डील विद इट देमसेल्व्स। देखिए, मेरी यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस हवाले से तो कोई बात हुई नहीं, लेकिन कल मैंने पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम के करीब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है सुमैर साहब को देखा था। और मैं इसको इतना जो है वो क्लोजली फॉलो नहीं कर रहा था, बट जो कुछ भी हुआ, जिस तराजू में आप बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज्यादा उस हवाले से आवाज है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो इस हवाले से कुछ नहीं कहा। मैंने जो यहाँ पर क्रिस है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर, उनसे पूछा था कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो है वो आ रहे हैं, क्योंकि होता यही है कि लास्ट ईयर जब 2018 में पाकिस्तान यहाँ खेला था, नजम अजीज सेठी आए थे और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास इत्तलात हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो शायद यहाँ पर आए। लेकिन अब इस सारे सिनेरियो के बाद क्योंकि आपके नायब वजीर आजम इशफाक डार साहब भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अब लॉर्ड्स में आएंगे। ये एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। राइट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट से आगाह किया जो लॉर्ड्स में हो रहा है, जो डगआउट में हो रहा है, ग्राउंड से बाहर हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। राशिद भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मैं थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अब से कुछ देर बाद दूसरे दिन के खेल का आगाज़ होगा। एक विकेट दरकार है पाकिस्तानी या बॉलर्स को। जैसे ही पाकिस्तान ऑल आउट करेगी इंग्लिश बैटिंग लाइनअप को, पाकिस्तानी बैटर्स का इम्तिहान शुरू होगा। एंड वी होप आउट ऑफ होप कि बैटिंग ऑर्डर हमें मुनासिब नज़र आए और बैटर्स अपना अपना रोल प्ले करें, वो रोल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो प्ले करते हुए नज़र आए। पाकिस्तान नीड्स अ विन हियर एंड मेक श्योर दैट वी इक्वलाइज द सीरीज़ 1-1। इसके बाद एक और टेस्ट मैच भी है बाय द वे। लेट्स होप दैट इज़ द डिसाइडर। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।